हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग समझने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, संघ और राज्यों के मध्य संबंध। तो जो हमारा देश है उसके संविधान में लिखा हुआ है कि भारत दैट इज इंडिया इज द यूनियन ऑफ द स्टेट। भारत जो है राज्यों का संघ है। आर्टिकल 1 में ये बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिख दी गई है। जो यूनियन है, भारत में फेडरेशन की जगह यूनियन शब्द का इस्तेमाल किया गया है और यूनियन फेडरेशन दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। भारत का जो कॉन्सेप्ट है वो कनाडा के संविधान से दिया गया है। देखिए, फेडरेशन में राज्य जो है आपस में आकर मिलते हैं। राज्यों का एक अपना संविधान होता है, संघ का अपना संविधान होता है। फेडरेशन में जो राज्य है उनको अलग होने की शक्ति भी प्रदान होती है, मगर भारत एक यूनियन है और यूनियन में राज्यों को अलग होने की शक्ति नहीं प्रदान है। स्टेट्स आर ऑटोनॉमस विद देयर ओन स्फीयर्स। राज्य अपने क्षेत्र में पूरी तरह से स्वतंत्र होंगे, अपनी सीमा के अंदर पूरी तरह से स्वायत्त होंगे, मगर उनको अलग होने का अधिकार नहीं है। भारत में जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो यूनियन को दी गई हैं। इस प्रकार से जो भारत में जो संबंध है संघ और राज्य के बीच में, उसमें संघ को ज्यादा महत्व दिया गया है। भारत में जो जुडिशियल पावर्स है वो इंटीग्रेटेड है। जिस प्रकार से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है, फिर उसके बाद आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट या फेडरल कोर्ट जो हुआ करती है वहां पर आप जा सकते हैं। इस प्रकार से वो एक यूनिफॉर्मिटी है, वहां पर कोई विशेष बंटवारा नहीं है। यूनियन ऑफ द स्टेट रिलेशन की अगर हम लोग बात करें, इसको 3 भागों में बांटा गया है। एक है लेजिस्लेटिव रिलेशंस। लेजिस्लेटिव रिलेशंस आर्टिकल 245 से 255 तक दिए हुए हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस आर्टिकल 256 से 263 तक दिए हुए हैं। और फाइनेंशियल रिलेशन जो है 263 से 293 तक दिए गए हैं। हम लोग लेजिस्लेटिव रिलेशन की बात करते हैं तो सबसे पहली बात है टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेशन, कि अगर टेरिटरी की बात होगी तो किसकी टेरिटरी कहां तक होगी, इसकी बात अगर हम करें तो संघ और राज्य में जो राज्य है अपनी सीमा में वो कहीं पे भी अपनी सीमा के लिए पूरे होल पार्ट या पार्ट ऑफ द स्टेट के लिए कानून बना सकता है। आर्टिकल 245(1) में लिखा हुआ है। साथ ही साथ ये भी लिखा हुआ है कि जो पार्लियामेंट है उसको ये पावर है कि वो जो है लेजिस्लेट फॉर होल, इसका मतलब है पूरे देश के लिए, पूरे राज्य के लिए या एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। वो पार्ट क्या क्या हो सकते हैं, स्टेट हो सकता है, यूनियन टेरिटरी हो सकती है, या एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन। इसका मतलब है एम्बेसी, जो हमारे दूतावास अन्य देशों में बने होते हैं, वहां पर भी कुछ जो है जो कानून होते हैं वो हमारे लोग के हिसाब से अन्य देशों के कानूनों के साथ मिलकर वहां पर हम लोग अपने कानून लागू कर सकते हैं। ये आर्टिकल 245(2) में लिखा हुआ है। साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट की अगर बात करते हैं तो इन विषयों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है यूनियन लिस्ट, जिसमें लगभग 100 विषय आते हैं। स्टेट लिस्ट, जिसमें 67 सब्जेक्ट आते हैं। कॉम्पोनेंट लिस्ट, जिसमें 47 सब्जेक्ट आते हैं। ये लिस्ट जो है घटती बढ़ती रहती है समय समय पर। और जो यूनियन लिस्ट है वहां पर न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें, वॉर एंड पीस की बात करें, इंटरनेशनल ट्रीटीज की बात करें, सेंसस जनगणना की बात करें, बीमा क्षेत्र की अगर बात करें, तो ये सब इस तरह के सब्जेक्ट होते हैं वो यूनियन लिस्ट के अंतर्गत आते हैं। उसी तरह से राज्य के अंतर्गत मनोरंजन, जमीन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, टैक्स, टोल वगैरह और पुलिस विभाग, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। साथ ही साथ जो कॉम्पोनेंट लिस्ट है, तो कॉम्पोनेंट लिस्ट जो समवर्ती सूची है उसमें शिक्षा, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, साथ ही साथ जो है महंगाई का नियंत्रण करना और भी बहुत सारे जो ऐसे इश्यूज होते हैं जो कि वेलफेयर के लिए काम करते हैं, वो उन सभी विषयों पर कॉम्पोनेंट लिस्ट में जो है बात की जाती है। और जो रेजोल्यूटिव पावर्स है, अगर मान लीजिए कोई ऐसा विषय है जो कि छूट गया है, जिसके ऊपर कोई कानून न संघ में बना है न ही राज्यों में बना हुआ है, तो ऐसा विषय के ऊपर जो कानून बनाने की शक्तियां हैं वो अवशिष्ट शक्तियां यूनियन को प्राप्त है। जैसे मान लीजिए जब संविधान बना था उस समय
साइबर अपराध जैसी चीजें नहीं थी, साइबर फ्रॉड नहीं हो रहे थे, तो उसके बारे में कैसे कानून बन सकता था? तो अगर मान लीजिए ये बाद में चीजें आती हैं तो इनके ऊपर कानून बनाने की जो शक्तियां हैं वो संघ को प्राप्त है। संघ इसको इस पर कानून बना करके राज्यों को इसके ऊपर आदेशित कर सकती है कि वो अपने अपने राज्यों में लागू करें। एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस को प्रोविजन टू कंट्रोल ओवर स्टेट, एक तो राज्य को नियंत्रित करने के लिए कुछ उपबंध किए गए हैं और दूसरा उपबंध किए गए हैं कि राज्यों के साथ जो है केंद्र का सामंजस्य हो सके, उसके लिए कुछ उपबंध किए गए हैं। इसमें जो प्रोविजन जो राज्यों को कंट्रोल करने के उपबंध है वो दो भागों में बांटा गया है। एक वो जो कि नॉर्मल टाइम में होता है और दूसरा वो जो कि एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी है। नॉर्मल टाइम की अगर हम लोग बात करते हैं तो नॉर्मल टाइम में आर्टिकल 256 बताता है कि जो राज्य है वो ये सुनिश्चित करेगा कि जो राज्य की सरकार है वो इस प्रकार से चल रही हो जिससे कि जो पार्लियामेंट के जो लॉ बने हुए हैं वो फॉलो हो सके। दूसरी बात ये है कि जो राज्य है वो इसके लिए जिम्मेदार है कि वो इस प्रकार से संचार की व्यवस्था करेगा, रोड की, ट्रांसपोर्ट की, इस तरह की व्यवस्था करेगा जिससे कि राष्ट्रीय हित में और साथ ही साथ जो मिलिट्री इंपॉर्टेंस की जो चीजें हैं वो कहीं से बाधित ना हो। ऐसा ना हो जाए कि कोई राज्य सरकार क्या करे कि पटरी जो है चलती हुई जा रही है, उसने अपने राज्य की पटरी हटा दी, बोले नहीं आप नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं कर सकती राज्य कि वो ठीक है उसका राज्य है, वो वहां पर मुख्यमंत्री है, मगर वहां पे कम्युनिकेशन संचार बना रखना, वहां पे जो है रेलवे को मेंटेन करना या मिलिट्री से रिलेटेड कोई भी सुविधा देना है तो वो ये राज्य सुनिश्चित करेगा कि वहां पे कोई भी बाधा ना पहुंचे। उसको सपोर्ट करने के लिए उसको सुनिश्चित रहना पड़ेगा। इसके लिए आर्टिकल दिया हुआ है आर्टिकल 257। अगली बात है कि आर्टिकल 339 ये कहता है कि जो राज्य है वो शेड्यूल्ड ट्राइब के वेलफेयर के लिए, कल्याण के लिए जो योजनाएं बनाएगा, उनके ऊपर एक्शन करेगा जिससे कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब है उनका कल्याण हो सके। साथ ही साथ आर्टिकल 350 ये बताता है कि जो प्राइमरी एजुकेशन है, जो बच्चों की प्राथमिक शिक्षा होती है वो मातृभाषा में होनी चाहिए जिससे वो अच्छी तरह से समझ सके चीजों को। और साथ ही साथ आर्टिकल 350 ये कहता है कि मातृभाषा के साथ साथ बाद में जो है हिंदी को भी प्रमोट करना है। हिंदी हमारी राजभाषा है और उसको भी प्रमोट करना है। इसके बाद जो केंद्र और राज्य में फंक्शंस का डेलीगेशन हो सकता है वो किस प्रकार से है, देखिए कि डेलीगेट द एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द यूनियन ऑफ द स्टेट। इसका मतलब यह है कि जो यूनियन है वो राज्यों को अपने कार्य को दे सकता है। कुछ कार्य ऐसे हैं जो कि यूनियन अपने कार्यों को राज्यों को सौंप सकता है जिसको लिख दिया गया है आर्टिकल 258 में। और साथ ही साथ गवर्नर केंद्र सरकार की सहमति से जो है कुछ कार्य जो राज्यों के हैं अगर लगता है कि ये ऐसा विषय है जिस पर राज्य नहीं केंद्र को इस पर जो है कानून बनाने की जरूरत है, ये ऐसा विषय है जिसको पूरे देश में लागू करने की जरूरत है, अगर उसको गवर्नर को ऐसी बात समझ में आती है तो गवर्नर केंद्र सरकार की अनुमति से इस फंक्शन को डेलीगेट कर देगा यूनियन को जिससे उसके ऊपर कानून बने और पूरे देश में जो है उससे कल्याण किया जा सके, उससे भला हो सके। इसके लिए आर्टिकल 258 ए का प्रावधान किया गया है। इमरजेंसी प्रोविजन के बारे में हमने पहले वीडियो बना रखा है, उसको आप देख लें। जो आर्टिकल 353 है वो यूनियन जो है गाइडलाइन दे सकता है स्टेट को कि वो जो वर्क है उसको यूनियन के हिसाब से करे। दूसरी बात है आर्टिकल 355 ये कहता है कि जो स्टेट शुड वर्क अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इन केस अगर जो है राज्यपाल को लगता है कि गवर्नमेंट जो है उस तरह से नहीं चल रही है तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, जिसके लिए आर्टिकल 356 है। हम लोग देखते हैं कॉपरेशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। तो कंट्रोल ऑफ वाटर के लिए मान लीजिए कि दो राज्य हैं, दो राज्यों के बीच में विवाद है,
पानी को लेकर, नदी के जल को लेकर के, बंटवारे को लेकर विवाद है। होता क्या है कि एक राज्य जैसे अगर जो ऊंचाई पर है उसने बांध बना लिया है और उस सारे पानी का और बिजली का इस्तेमाल कर रहा है, तो नीचे वाला जो राज्य है उसको जो है पानी नहीं मिल पाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी मुख्य वजह बनती है कि एक विवाद की, क्योंकि जब नीचे पानी नहीं मिलेगा तो फिर वो ना तो डैम बना पाएंगे ना बिजली बना पाएंगे। इस प्रकार के कई बार विवाद होते हैं। इसको सेटल करने का जो काम होता है वो यूनियन करता है। इसके लिए कई सारे जो है कंट्रोल बनाए गए हैं, वो आर्टिकल 262 के अंतर्गत आता है। इसके बाद राज्यों में व्यापार करने को लेकर जो है एक मुक्त जो है वो फ्री रहे कॉमर्स को लेकर, इसका प्रावधान किया गया है। कभी कभी क्या होता है कि कोई राज्य जो है इस प्रकार से प्रतिबंध लगाने की अगर कोशिश करता है कि नहीं हमारे क्षेत्र में दूसरी तरह से टैक्सेशन हो जाएगा या इस तरह से कुछ है, तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए जो मीजर्स हैं वो इसके अंदर उपलब्ध हैं। इसमें कोई अथॉरिटी बनाई जा सकती है जो कि फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए, इसके लिए आर्टिकल जो है 307 जो है इसके लिए रिस्पांसिबल होता है। हाँ, कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी शॉर्टेज होने पर किसी चीज की, जैसे खाद्यान्न है किसी चीज की, कभी कुछ समय के लिए जो है इस मामलों को रिजर्व भी किया जा सकता है, मगर ये एक्सेप्शनल होता है। इसके बाद ऑल इंडिया सर्विसेज की बात करते हैं, तो ऑल इंडिया सर्विसेज का गठन जो होता है राज्यसभा के द्वारा होता है, जो कि आर्टिकल 312 में किया गया है। अगर राज्यसभा को लगता है कि कितने पदों की जरूरत है कहां पर, उसका जो गठन किया जाता है वो राज्यसभा उसका अनुमोदन करती है। जो ऑल इंडिया सर्विसेज है वो 3 प्रकार की हैं। एक आईएएस होता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, आईपीएस होते हैं, इंडियन पुलिस सर्विसेज, और आईएफएस होते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विसेज। ये 3 जो सेवाएं होती हैं ये अखिल भारतीय स्तर पर होती हैं और ये कोऑर्डिनेट करने का काम करती हैं। जो ये सेवाएं हैं आईएएस की, यही सरकार के आंख और कान हैं, जिससे सरकार को जानकारी मिलती है कि कहां पर क्या हो रहा है। इसके बाद ग्रांट एंड टू स्टेट्स की बात करते हैं, तो राज्य जो है केंद्र राज्यों को ग्रांट देता है और ये ग्रांट आर्टिकल 275 के अंतर्गत आती है और इसको वो फिर का अनुदान है एक प्रकार का, इसको ये वापस नहीं मांगती, इसे वापस नहीं करना होता है। पावर ऑफ बोरोइंग की बात करते हैं, तो जो राज्य है वो भारत के अंदर कहीं पर भी बोरोइंग कर सकता है, मगर जो है वो भारत के बाहर कहीं पर भी बोरोइंग नहीं कर सकता है। ये लिख दिया गया है आर्टिकल 293 में। मगर जो केंद्र है वो हर जगह पे वो बोरोइंग है, इंडिया में भी कर सकता है और आउटसाइड ऑफ इंडिया भी कर सकता है। ये लिख दिया गया है आर्टिकल 292 में। इसका मतलब यह है कि राज्य यहाँ पर सीमित है, राज्य विदेशों से कर्ज नहीं ले सकते, जबकि केंद्र विदेशों से भी कर्ज ले सकता है और अपने देश में भी कर्ज ले सकता है। इसके बाद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की बात करते हैं, तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो होती है वो राज्यों का एक संघ है और जो जैसे पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था जो कि बाद में नीति आयोग बन गया, वो ये नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कहां पर किस राज्य को किस प्रकार के फंड की जरूरत है, कहां पर किस प्रकार के डेवलपमेंट की जरूरत है, इस सभी बारे में मुद्दों पर बात करता है और जो यूनियन है वो उसको उन राज्यों को उसी प्रकार से फंड एलोकेट करती है। इसके लिए नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का फॉर्मेशन किया जाता है जिससे कि राज्यों का बेहतर तरह से विकास हो सके।